तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग आज प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने कुछ बेसिक बातें देखी थी। आज हम लोग कवर करेंगे कि प्राचीन भारत में ज्ञान के विविध क्षेत्र कौन कौन से थे और उनमें प्रमुख उपलब्धियां हमने उस समय क्या क्या हासिल की थी। ठीक है, तो उसमें ज्ञान के क्षेत्र अगर बात करें तो बहुत से, जैसे भाषा विज्ञान हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, धर्म के आधार पर हो जाएगा या धार्मिक क्षेत्र में हो जाएगा, सांस्कृतिक आधार पर हो जाएगा, विज्ञान या प्रौद्योगिकी के स्तर पे, चिकित्सा के स्तर पे, आयुर्वेद, योगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे धर्म वाली जो चीजें हैं, दर्शन वाली जो चीजें हैं, वो सिलेबस में अलग से भी दिया है, यानी आगे जब पढ़ेंगे तो उसको अलग से कवर करना ही है हमको, तो उसको यहाँ पे अपन कवर नहीं करेंगे। जो चीजें सिलेबस में आगे नहीं दी हुई हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत जिसको पढ़ना चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे शॉर्ट में, मतलब केवल प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इसमें नंबर 1 पे हम लोग ले रहे हैं कि प्राचीन भारत में भाषा विज्ञान यानी भाषा कैसे कैसे विकसित हुई। भाषा में दोनों की हम बात करेंगे, लिपियों की भी और भाषाओं की भी। तो देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग लिपि का विकास। तो जो परंपरागत धारणा है भारत की, वो तो ये मानती है कि लिपि का विकास ब्रह्मा जी ने स्वयं किया है। ब्रह्मा जी त्रिदेवों के जो पहले वाले देव हैं, और इनके द्वारा जो विकसित लिपि है उसको ब्राह्मी लिपि कहा गया। कहीं कहीं आपको मिलेगा ये ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, तो ये तो परंपरागत धारणा है ना, इसका कोई प्रूफ अभी नहीं है। दूसरी चीज है विद्वानों द्वारा। विद्वान ये कह रहे हैं कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में लेखन कला का विकास हुआ। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि चौथी शताब्दी का क्या फंडा है। ठीक, देखिए, नंबर 1 या सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है सिंधु लिपि, सर्वाधिक प्राचीन। इस लिपि की खास बात क्या थी? ये दाईं ओर से बाईं ओर, यानी उल्टा, जैसे हम लिखते हैं बाएं से दाएं, तो सिंधु लिपि जो है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है ना। इसका काल देख लेंगे तो काल कोई मतलब नहीं है, लेकिन 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व, वैसे तो लेंगे तो 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसके विकास का क्रम था। और 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक सिंधु लिपि जो थी ये अपने विकसित स्तर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन एक बात और है सिंधु लिपि के परिप्रेक्ष्य में कि इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान तो इसको मानते हैं कि सिंधु लिपि जो है ये लिपि है, और कुछ इसको लिपि का दर्जा देते ही नहीं है ना। अब ये से बोला जाता है कि भाव चित्रात्मक का मतलब इस लिपि में बहुत सारे संकेतों के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे चित्र भी बनाए जाते हैं। अब अगर ये भाव चित्रात्मक लिपि है तो इसमें संकेतों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए, लेकिन ये इसमें ऐसा है नहीं, समझ पा रहे हैं। इसलिए सिंधु लिपि को अधिकांश जो विद्वान है वो तो लिपि मानते ही नहीं है। फिर भी हमने इसकी चर्चा कर दी है। चलिए, फिर अगली चीज है ब्राह्मी लिपि। ठीक, ब्राह्मी लिपि उत्पत्ति का समय अनिश्चित है। कैसे आई? अनिश्चित है। तो ये देख के तो ये लग रहा है कि यही सही रहा होगा क्या? चलिए, खैर जो भी हो, उत्पत्ति का समय इसका अनिश्चित है। लेकिन ब्राह्मी लिपि की जो वर्णमाला की खोज ये जेम्स प्रिंसेप द्वारा कर दी गई है 19वीं शताब्दी में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला की खोज जेम्स प्रिंसेप द्वारा। अगली चीज, ये जो लिपि है ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर, जैसे अभी हम लिखते हैं वैसी ही लिखी जाती है। और अशोक के ज्यादातर जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन अशोक के जो शिलालेख थे उन पे जो लिपियां रहती थी उसको अशोक ने धम्म लिपि का नाम दिया था, धम्म लिपि। हालांकि यही धम्म लिपि ही ब्राह्मी लिपि कहलाती है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार। इसमें 64 लिपियों का उल्लेख है। ललित विस्तार में कितने? 64 लिपि। और 64 लिपि में जो प्रथम लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि, और सेकंड लिपि है खरोष्ठी जो अपनी अगली लिपि है। ठीक, तो ये हो गया ब्राह्मी लिपि। अब देखते हैं हम लोग खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि कब? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, जो यहाँ पे विद्वानों ने कहा था, यानी विद्वानों के अनुसार यहीं से स्टार्ट हो रही है। हालांकि विद्वान कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ब्राह्मी लिपि भी तो है, जब इसकी वर्णमाला मिल गई तो लिपि तो थी। खैर,
तो खरोष्ठी लिपि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से इसका विकास होना प्रारंभ हुआ। ये जो लिपि है खरोष्ठी लिपि, ये आर्मेइक या आर्मेई लिपि के आधार पर विकसित हुई है। ये आर्मेई लिपि जो है ये ईसा मसीह की मातृभाषा या मातृभाषा की लिपि है। कौन सी? आर्मेई लिपि। इसी के आधार पर खरोष्ठी लिपि का विकास माना जाता है। खरोष्ठी लिपि भी सिंधु लिपि की तरह दाईं से बाईं ओर यानी उल्टा लिखी जाती है। अच्छा, अशोक के 2 शिलालेख मानसहरा और शाहबाज गढ़ी, ये 2 शिलालेख जो हैं ये खरोष्ठी लिपि में है। वैसे कई जगह ये लिखा है कि ये 2 शिलालेख ही खरोष्ठी लिपि में है, बाकी के जितने भी अशोक के शिलालेख हैं वो सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में है। तो इसलिए भी थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो गया है। और खरोष्ठी लिपि को इंडो बैक्ट्रियन या इंडो आर्यन लिपि भी कहा जाता है। ठीक, और अंत में आती है अपनी नागरी या देवनागरी। दोनों नाम इसी के हैं, या तो नागरी लिपि कह लीजिए या तो देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ये 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। 2 लिपियां थी, एक गुप्त लिपि और दूसरी कुटिल लिपि। इन दोनों लिपियों से ही नागरी लिपि का विकास हुआ है। गुप्त लिपि और कुटिल लिपि के संयोग से या दोनों के सहयोग से ही नागरी लिपि का विकास हुआ है। इस लिपि के बारे में एक मान्यता यह भी है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा सर्वप्रथम इस लिपि का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नागरी लिपि या देवनागरी लिपि। ठीक, और देवनागरी लिपि को ग्रंथ लिपि भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया लिपि। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भाषाओं का विकास किस क्रम में हुआ। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग भाषा के क्षेत्र में हम लोगों ने किस स्तर को प्राप्त किया और कब हुआ। तो देखिए, भाषा के जो विद्वानों ने हैं या भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान के विद्वानों ने भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित करके दिया हुआ है। देखिए, 4 वर्ग कौन से हैं? हिंद आर्य भाषा, जिसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं आती हैं। दूसरे नंबर पे है द्रविड़ भाषाएं, जिनमें मुख्यतः दक्षिण भारत की भाषाएं जितनी भी हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब द्रविड़ भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। एक इसमें खास याद रखिएगा कि गोंडी भाषा भी जो है, याद ही होगा वैसे तो, कि ये द्रविड़ भाषाएं हैं। फिर अगली है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा, जिसमें कि मुख्य रूप से जनजातीय भाषाएं जैसे संथाली, खासी, हो भाषाएं ये सब आती हैं ऑस्ट्रो एशियाई भाषा के अंतर्गत। और अंत में है तिब्बती बर्मी भाषा, जिसमें नेपाली, मणिपुर, नागा, मिजो ये सारी भाषाएं आती हैं इस वर्ग के अंतर्गत। अब जो भारत में प्रमुख भाषाएं हैं जो हमको प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका ही बस थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम लोग। नंबर 1 पे लेंगे संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा को जानते होंगे, देववाड़ी या देव भाषा नाम से जाना जाता है ये, है ना, मतलब ये देवों की या देवताओं की भाषा मानी जाती है। किस वर्ग की है? तो हिंदी आर्य भाषा, ये नंबर 1 वाला जो था, हिंदी आर्य भाषा वर्ग की है। और ये हिंद आर्य भाषा जो है, सॉरी हिंद आर्य, हिंदी नहीं, तो हिंद आर्य भाषा जो है ये हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। ठीक, सबसे प्राचीन ग्रंथ, जो विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद माने जाते हैं, इसी के साथ साथ वेद, पुराण, उपनिषद ये सब मूल रूप से संस्कृत में ही है। ठीक, उसके बाद देखिए संस्कृत व्याकरण के जो रचयिता हैं ये है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनका क्रम भी यही है, सबसे पहले पाणिनि आए, इन्होंने संस्कृत पर अष्टाध्यायी लिखी है, अष्टाध्यायी। ठीक, इसके बाद यह पाणिनि के बाद कात्यायन है, कात्यायन के बाद पतंजलि है, पतंजलि ने लिखी है संस्कृत व्याकरण पर महाभाष्य। याद रखिएगा, हो गया, संस्कृत में इतना ही है, इतना ही काम लायक है आपके हिसाब से। फिर अगला है पाली भाषा। पाली भाषा में क्या है? ये हिंद यूरोपीय, वही हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। और जो पाली है ये प्राचीन उत्तर भारत की भाषा है, यानी उत्तर भारत में प्राचीन काल में
पूरे उत्तर भारत में जहां पे आज हिंदी बोली जा रही है वहां हर जगह पाली बोली जाती थी। इसीलिए हिंदी को प्राचीन या पाली को प्राचीन हिंदी कहा जाता है। ठीक है, यानी हिंदी जो आज है ये प्राचीन काल में क्या थी, पाली थी। ठीक है, बुद्ध ने उपदेश, अच्छा बुद्ध के उपदेश देने के पहले बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए। तो बुद्ध के उपदेश देने के पहले जो पाली भाषा थी वो जनसाधारण की आम बोलचाल की भाषा थी। लेकिन जब बुद्ध ने पाली में उपदेश देना प्रारंभ किया तो पाली भाषा न केवल शिक्षित वर्गों की भाषा बन गई बल्कि राजभाषा का भी दर्जा इसको मिल गया। ठीक, पाली ही बौद्ध त्रिपिटक की भाषा है। ठीक है, पाली भाषा ब्राह्मी परिवार की लिपियों में ही लिखी जाती है और बुद्ध घोष की अट्टकथाओं, ठीक, बुद्ध घोष की अट्टकथाओं में पाली शब्द का व्यापक प्रयोग मिलता है। अंत में देख लेते हैं हम लोग प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा क्या है, भारतीय आर्य भाषा का प्राचीन रूप है। यानी भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जितनी भी प्रादेशिक भाषाओं का विकास हुआ है उन सभी को सामूहिक रूप से प्राकृत भाषा कहा जाता है। कब, मध्य युग में। ठीक है, और इन सभी प्रादेशिक भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों को प्राकृत ग्रंथ कहा जाता है। तो ये तो हो गया आपका आज भाषा विज्ञान, जिसमें लिपि पढ़ लिया और भाषा पढ़ ली। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग आगे। भाषा और लिपि देख लिया हम लोगों ने कि प्राचीन काल में हम लोग भाषा और लिपि के किस स्तर को हमने प्राप्त कर लिया, कैसे कैसे विकास हुआ। अगला देखते हैं हम लोग कि खगोल विज्ञान व गणित के क्षेत्र में हम लोग प्राचीन काल में हम लोगों ने ज्ञान के किस स्तर को प्राप्त कर लिया था। दोनों को एक साथ लिया है मैंने क्योंकि इसमें लगभग एक ही विद्वान है, खगोल विज्ञान के भी और गणित के भी। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो भी एक सी होंगी, तो बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा, इसलिए एक साथ ले लिया है। ठीक है, तो देखिए खगोल विज्ञान का जो विकास है भारत में वो वैदिक काल से ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि वैदिक काल के लोगों को सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन जो गतियां होती थी उससे वैदिक काल के लोग परिचित थे। अगली चीज, वैदिक काल का खगोल विज्ञान का एकमात्र ग्रंथ जो है ये मिलता है वेदांग ज्योतिष। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गणित का शास्त्र के रूप में भी जो उल्लेख मिलेगा तो वो यही मिलेगा वेदांग ज्योतिष में, जिसके रचयिता है लगध ऋषि। ठीक, और महाभारत में भी सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की चर्चा की गई है। इससे समझ में आता है कि हम लोग प्राचीन काल से ही खगोल विज्ञान में विश्व से काफी आगे थे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वैदिक काल की। अब सीधे पहुंचते हैं अपन 5वीं शताब्दी में। तो 5वीं शताब्दी में अपने आ जाएंगे आर्यभट्ट। ठीक, आर्यभट्ट ने क्या क्या सिद्धांत दिया? आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी गोल है। इसके पहले तक पुराणों में चला आ रहा था कि पृथ्वी चपटी है। ठीक, अब आर्यभट्ट क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है। ठीक है, सूर्य व चंद्र ग्रहण, इसकी जानकारी तो महाभारत में ही मिल गई थी, लेकिन इसके कारण क्या है, यानी किस पर किसकी छाया पड़ रही है ना, तो ये पूरे कारण भी आर्यभट्ट ने ही बता दिए। और चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है बल्कि वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है, ये सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने दे दिया है। और इनकी दो रचनाएं हैं, आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत, ये दोनों याद रखिएगा। अच्छा देखिए, आर्यभट्ट का काल देखेंगे तो 5वीं शताब्दी, यानी कोपरनिकस केपलर से 1000 वर्ष पहले ही इन्होंने बता दिया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है। हालांकि श्रेय इनको नहीं मिलता है क्योंकि इनकी खोज और इनके जो कुछ भी प्रयोग थे वे भारत तक सीमित रह गए और ऐसा था भी नहीं कि विश्व स्तर पर ले जाना है, लेकिन ये था कि अब ये माना जाने लगा है कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने सिद्धांत दिया था। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग वराह मिहिर को। तो वराह मिहिर जो है ये विश्व में पहले ऐसे व्यक्ति हैं सर्वप्रथम जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की बात की। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी में कुछ तो ऐसी ताकत है कि सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची चली आती हैं, तो यही तो गुरुत्वाकर्षण है।
अब चूंकि साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाए इसलिए इनका नाम नहीं है, बाकी इन्होंने ये जरूर बता दिया कि पृथ्वी में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिससे सारी वस्तुएं इसकी ओर खींची चली जाती हैं। ठीक, इनकी प्रमुख पुस्तक याद रखिएगा पंच सिद्धांतिका और सूर्य सिद्धांत। पुस्तकें इन सभी की बहुत सारी हैं, लेकिन अपन केवल उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं जो खगोल विज्ञान या गणित से संबंधित हो। ठीक, फिर अगले हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो खगोल विज्ञान की गणनाओं में बीज गणित का प्रयोग किया है। तो बीज गणित का प्रयोग करने के बाद क्या होगा, ग्रहों की गति की गणना की विधि है ना, ग्रह अपने अक्ष पर कितनी गति से घूम रहे हैं, चक्कर किस गति से लगा रहे हैं, या सूर्यास्त या सूर्योदय, इसी प्रकार अन्य ग्रहों की सारी जो गतियां हैं उसकी गणना की विधि ब्रह्मगुप्त ने दे दी। ठीक, और इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं ये हैं ब्रह्मगुप्त सिद्धांत और खंड खाद्यक। खास बात ये, यही दो ग्रंथ जब अरब आक्रमणकारी यहां आए थे तो चुरा के ले गए और भारतीय खगोल विज्ञान पहुंच गया या अंक विज्ञान पहुंचा है अरबों के पास, और अरबों से ही पहुंचा है अंग्रेजों के पास। ठीक, तो कौन से चुरा ले गए थे, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत और खंड खाद्यक। अगले गणितज्ञ या खगोल विज्ञानी है भास्कराचार्य। इन्होंने ये जो प्रसिद्ध थे तात्कालिक गति का सिद्धांत देने के लिए ये प्रसिद्ध है भास्कराचार्य। तात्कालिक गति के सिद्धांत से वही चीजें होंगी, ग्रहों की गति की गणना में सुविधाजनक हो गया ये, यही है तात्कालिक गति का सिद्धांत। और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इन्होंने भी दिया था, और इन्होंने जैसे बोलते हैं कि इन्होंने पुष्टि कर दी। ठीक, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पुष्टि कर दी। सर्वप्रथम तो वराहमिहिर ने बात की और इन्होंने पुष्टि कर दी है। ये भी सब न्यूटन से 500-1000 वर्ष पहले ही बात हो चुकी है। इनके प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल ये थे भास्कराचार्य के ग्रंथ। अब थोड़ा सा गणित की बात, ये सब भी देखिए गणित ही चल रहा है थोड़ा बहुत। ये बीज गणित, ये भी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ये तात्कालिक गति जो दे रहे हैं इसमें भी गणित की बात है। आर्यभट्ट को जानते ही हैं तो गणितज्ञ के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो ये सब गणित का भी चल रहा है और खगोल विज्ञान। ठीक है, अब भारतीय अंक प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मी अंक प्रचलित थे। अब इन ब्राह्मी अंकों में ना तो शून्य था और ना तो दशमलव, तो शून्य हटा देंगे तो 9 अंक बचे, दशमलव की बात तो आगे आएगी। ठीक है, फिर 5वीं शताब्दी ईस्वी, ठीक 5वीं शताब्दी ईस्वी में शून्य का आविष्कार हो गया, और शून्य के आविष्कार से भारतीय अंक प्रणाली जो है वो 10 अंकीय प्रणाली हो गई। शून्य से लेके 9 तक, याद रखिएगा 1 से 10 नहीं, शून्य से लेके 9। ठीक है, तो 10 अंकीय प्रणाली हो गई। अच्छा, हम लोगों ने यानी भारतीय लोगों ने 5वीं शताब्दी में ही अपनी एक सुविकसित अंक प्रणाली का विकास कर लिया था, जबकि यूरोप जो है वो 12वीं शताब्दी तक रोमन अंकों का प्रयोग कर रहा था। और रोमन अंकों में जानते हैं हम लोग कि इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, है ना, जैसे 1 के लिए आई है, 5 के लिए वी है, इस तरह की चीजें हैं। ठीक, आगे भी सी है, एल है, ऐसे करके ये 7 अल्फाबेट हैं, इनका प्रयोग किया जाता है रोमन अंकों में। और जब कोई बड़ी संख्या लिखते हैं रोमन अंकों में तो कैसा लिखना पड़ता है, ये फलाना ढिकाना, इतना लंबा, है ना, जबकि भारतीय अंक प्रणाली में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यूरोपीय यानी अंग्रेज लोग 12वीं शताब्दी तक वही रोमन अंकों का प्रयोग करते रहे। जब 12वीं शताब्दी में उनको भारतीय अंकों से यानी ये 10 अंकीय प्रणाली से परिचित हुए तो इसको देख के पागल हो गए, तुरंत इसको स्वीकार कर लिया और खुश हो गए, कितनी आसानी से हम लोग लिख दे रहे हैं। नहीं तो रोमन अंकों में जोड़ते घटाते रहो, ट्रिपल एक्स, फिर 1x, फिर y, फिर z, YZ तो नहीं, खैर मतलब वही जो बोल रहा हूँ मैं, V, L, C ऐसे कर करके बड़े लंबे लंबे लिखना पड़ता था। अब चूंकि ये जो भारतीय अंक प्रणाली है, मैंने बताया था कि अरब लोग चुरा के ले गए थे ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्यक, तो अंग्रेजों के पास या यूरोपीय लोगों के पास ये अंक प्रणाली पहुंची है अरबों के माध्यम से। तो वो लोग इसको क्या बोलते थे, अरेबिक न्यूमरल,
इस 10 अंकीय प्रणाली को अरेबिक न्यूमरल, क्योंकि उनको लगा कि ये अरबों से ही हुआ है, लेकिन बाद में तो पता लग ही जाएगा, तो अब इसको इंडो अरेबिक न्यूमरल भी कहा जाने लगा है। यही कहते हैं, क्योंकि अब इस चीज का बात मतलब तय हो चुकी है। अरबी भाषा भी आप लोग देखेंगे तो वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, लेकिन जब अरबी अंक प्रणाली देखेंगे तो वो बाएं से दाएं लिखी जाएगी, यानी वो भारत से ही ली गई है। और अरबी साहित्य को जब पढ़ेंगे तो वो सब में भारतीय साहित्य को, भारतीय गणित को बोलते हैं कि बहुत ऊंचा स्तर था इनका। ठीक है, तो बात हो गई। 5वीं शताब्दी में ईस्वी में क्या हो गया, 10 अंकीय प्रणाली विकसित हो गई। फिर देखेंगे शास्त्र के रूप में गणित का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलेगा, वही वेदांग ज्योतिष, ये वाला लगध ऋषि वाला, इसी में ज्योतिष का प्रमाण भी मिल रहा है पहला, और इसी में गणित का भी। फिर दशमलव अंकों का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, इसको चाहे तो कर लें चाहे तो भूल जाएं, आर्यभट्ट प्रथम, और उनका काल क्या था, 499 ईस्वी। तो दशमलव अंकों का सर्वप्रथम प्रयोग आर्यभट्ट प्रथम द्वारा किया गया है 499 ईस्वी में। इसमें भी अगर देखेंगे तो यूरोपीय लोग दशमलव अंकों का प्रयोग करना कब प्रारंभ किए हैं, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, यानी हमारे 1200 साल बाद वो दशमलव के पास पहुंच पा रहे हैं। ये थी भारतीय ज्ञान परंपरा। अब लास्ट में देख लीजिए, एक गणितज्ञ ये अलग से इनको लिया है क्योंकि इनका योगदान मुख्य रूप से गणित में है, खगोल विज्ञान में नहीं है। बोधायन ने शुल्ब सूत्र की रचना की है। शुल्ब सूत्र उस समय में क्या था, ज्यामिति कह लीजिए या रेखा गणित का नाम शुल्ब सूत्र के नाम से प्रचलित था। इन्होंने उस समय, उस जमाने में ही पाइथागोरस के जन्म होने से 500-700 साल पहले ही बोधायन ने पाइथागोरस प्रमेय, जो आज हम लोग जानते हैं, वो दे दिया था। इसके अलावा पाई का मान, जब हम लोग वृत्त का निकालते हैं परिधि या क्षेत्रफल वगैरह, पाई आर स्क्वायर 2πr, तो उसमें पाई की वैल्यू इन्होंने निकाल के बता दी, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू इन्होंने निकाल के बता दी, आयत वर्ग के क्षेत्र में बहुत सारे इन्होंने ये बातें कर दी। कब, जब पाइथागोरस खुद पैदा भी नहीं हुए थे, उनके पैदा होने से 500-700 साल पहले। तो ये रहा आज के लेक्चर में, हम लोगों ने थोड़ा देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं, फिर देखते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक।